दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 13, जिसमें आज की वीडियो में हम प्रमुख वंशागत यानी वंशानुगत रोग, उनके कारण, प्रमुख हीनताजन्य यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग और विभिन्न हानिकारक तत्वों के कारण होने वाले प्रमुख मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों वंशागत या वंशानुगत रोगों के बारे में। दोस्तों वंशागत रोग या जेनेटिक डिजीज क्या होते हैं? तो ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हों उनको वंशागत या वंशानुगत रोग कहते हैं और इसका कारण दोषपूर्ण या डिफेक्टेड जीन होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों वंशागत रोगों के बारे में। यहाँ पर देखिए वंशागत रोग जो हैं वो दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक तो गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों के कारण और दूसरा जीन व्यतिक्रम यानी जेनेटिक डिसऑर्डर से। जो गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों से होते हैं उनमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं और जीन व्यतिक्रम या जेनेटिक डिसऑर्डर से होने वाले रोगों में रंजकहीनता, एल्केप्टोनूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया और आरएच फैक्टर रोग होते हैं। तो इन सब के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं, इन रोगों के लक्षण या और उनके कारण जान लेते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों फेनिल कीटोन में या फेनिलक्यूटोनूरिया रोग, जिसको शार्ट में हम PKU कहते हैं। दोस्तों फेनिल कीटोन्यूरिया रोग को PKU के नाम से भी जाना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसका प्रभाव जो है मूत्र में फिनेल पाइरूविक अम्ल आ जाता है और तंत्रिका ऊतक में फेनियलिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता उत्पन्न होती है। और इसका प्रभाव क्या है? तो प्रभाव ये होता है फेनियलिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम यानी फेनियलिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है और इसके द्वारा दोस्तों रुधिर में फेनियलिन की वृद्धि हो जाती है और इसके कारण बच्चों में दोस्तों देखिए मानसिक जड़ता और अल्पबुद्धि जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा हीमोफीलिया, ये भी एक वंशानुगत रोग है और इसका अन्य नाम अधिरक्तस्राव है। यानी हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगी जो है कट जाने पर अधिक रक्तस्राव होता है, जिसके कारण कई मामलों में उसकी मौत भी हो जाती है और ये ब्लीडर्स डिजीज, जिसको रक्तस्रावण रोग कहते हैं और इसको रायल डिजीज यानी शाही रोग भी कहते हैं। दोस्तों इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से माना जाता है। और हीमोफीलिया दोस्तों ये लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है और इसकी रोगवाहक जो है कैरियर स्त्रियां होती हैं, जबकि रोग पुरुषों को होता है और इसका प्रभाव ये है कि रुधिर में यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है और चोट लगने पर लगातार खून बहता रहता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पेशी दुष्पोषण या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी रोग का होता है पेशी दुष्पोषण में और ये आनुवांशिक रोग है, एक्स गुणसूत्र से संलग्न होता है और इसका प्रभाव ये होता है पेशी दुष्पोषण में कि मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और दोस्तों ये जो कारण है एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का निष्पीडन के कारण पेशी दुष्पोषण रोग जो है ये अनवरत प्रसार इस पीढ़ी दर पीढ़ी इस रोग का होता रहता है। आइए एक अन्य महत्वपूर्ण वंशानुगत रोग वर्णांधता या जिसको सीबी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है और इसको डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इसमें रोगी को लाल और हरे रंग के बीच अंतर करने में समस्या होती है। दोस्तों वर्णांधता जो है ये अप्रबल यक्ष संलग्न वंशागत रोग है और इसकी रोगवाहक यानी जेनेटिक कैरियर स्त्रियां होती हैं और जो वर्णांधता रोग है इससे पुरुष रोगग्रस्त होते हैं और इसकी पहचान ये है कि इस रोग के रोगी लाल और हरा रंग पहचानने में असमर्थ होते हैं।
आइए विभिन्न परिस्थितियों में वर्णांधता की वंशागति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहली कंडीशन ये है कि सामान्य महिला यानी जिसमें XX गुणसूत्र होते हैं, उसका विवाह यदि वर्णांध पुरुष से यानी XY से हो जाए तो क्या स्थिति होगी, आगे के जो है आगे उत्पन्न होने वाले शिशुओं में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, जब वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला का विवाह होता है तो उससे उत्पन्न जो बच्चे होंगे उसमें देखिए जो पुत्रियां हैं, यहाँ पर देखिए ये पुत्रियां हैं, ये वाहक और सभी पुत्र सामान्य होंगे। तो मामला ये है कि दोस्तों वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की अगर जो हम बात करें तो उनसे उत्पन्न पुरुषों में जो बच्चे होंगे, पुत्र होंगे, वो सामान्य होंगे, जबकि स्त्रियां कैरियर यानी वाहक का कार्य करेंगी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि जब वाहक महिला यानी जो कैरियर XCX का विवाह सामान्य पुरुष यानी XY से होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाहक महिला और सामान्य पुरुष से उत्पन्न जो बच्चे होंगे इसमें 50% वर्णांध और 50% सामान्य होंगे। पुत्र देखिए, पुत्र में यहाँ पर एक लड़का ऐसा है जो सामान्य है और एक लड़का जो है वर्णांध है, और यही स्थिति पुत्रियों में है। 50% वाहक और 50% सामान्य होती हैं जब किसी वाहक महिला और सामान्य पुरुष की शादी होती है। तो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वाहक महिला और इसका विवाह वर्णांध पुरुष से हो जाए, तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है, वर्णांध पुरुष है और कैरियर महिला जो है उससे उत्पन्न जो है 50% वर्णांध और 50% सामान्य पुत्र होंगे। तो यहाँ देखिए एक लड़का वर्णांध है और एक लड़का सामान्य है, जबकि पुत्रियों में 50% वर्णांध और 50% वाहक होंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं वर्णांध महिला का विवाह सामान्य पुरुष से यदि हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, जब वर्णांध महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो सभी पुत्र वर्णांध और सभी पुत्रियां वाहक होंगी। यहाँ पर देखिए ये पुत्र जो है इसका वर्णांध है और दोस्तों स्त्रियां जो हैं वो फिर से वाहक का कार्य कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णांध महिला की शादी सामान्य पुरुष से हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर जो सामान्य पुरुष है और स्त्री वर्णांध है तो उससे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र होंगे वो तो सामान्य होंगे, लेकिन स्त्रियां जो हैं वो वाहक की कार्य करेंगी और आगे के समय में जो है उनसे उत्पन्न बच्चों में वर्णांधता के लक्षण आने की संभावना रहेगी। आइए देखते हैं एल्केप्टिनुरिया रोग के बारे में। दोस्तों, इसका कारण तो एल्केप्टिनुरिया रोग का कारण होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं होने से मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और होमोजेनेटिक डाईऑक्सिनाइजे एंजाइम की कमी हो जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव मूत्र में होमोजेनेटिक अम्ल का उत्सर्जन होता है और जोड़ों में गठिया उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा एक बीमारी है थैलीसीमिया। तो थैलीसीमिया दो प्रकार की होती है, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। और दोस्तों, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण क्षमता का अभाव होता है थैलीसीमिया के रोगी को, और इसका प्रभाव होता है कि शरीर में अधिक अरक्तता हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है थैलीसीमिया रोग से पीड़ित जो है व्यक्तियों में। टर्नर सिंड्रोम एक महत्वपूर्ण आनुवांशिक बीमारी है। दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में देखिए गुणसूत्र संख्या की त्रुटियां होती हैं। तो गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों पे एक तो टर्नर सिंड्रोम होता है और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इन दोनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम का कारण लिंग गुणसूत्र में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित यानी मोनोसोमिक 44+X होता है और इसका प्रभाव ये है स्त्री नपुंसकता। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र की दो जगह 3 हो जाते हैं 44+XXY और इसका प्रभाव पुरुष नपुंसकता होता है। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम में जहां स्त्री नपुंसकता होती है वहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष नपुंसकता की स्थिति आती है।
डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। दोस्तों डाउन सिंड्रोम जो है ये मंगोलीय जड़ता इसको कहते हैं और इसका कारण ये होता है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र यानी ट्राइसोमिक हो जाते हैं और इससे या डाउन सिंड्रोम से प्रभावित पुरुषों में नपुंसकता होती है और लक्षण इसका ये है कि व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, खुला मुख और तिरछी आंखें होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम इसको मंगोलीय जड़ता के नाम से भी जानते हैं। एक रोग है एल्बिनिज्म, इसको दोस्तों रंजकहीनता भी कहते हैं और आनुवांशिक विकार के कारण शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति हो जाती है जिसके कारण एल्बिनिज्म रोग होता है और टायरोसिनेज एंजाइम का अभाव इनमें पाया जाता है और एल्बिनिज्म का प्रभाव ये होता है कि व्यक्तियों में त्वचा, बाल और आँखों में रंग का अभाव होता है और मेलेनिन के अभाव में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के प्रति ये सुभेद्य होते हैं यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण से इनको बहुत अधिक नुकसान होता है। आइए देखते हैं दोस्तों बबल बेबी सिंड्रोम के बारे में। बबल बेबी डिजीज क्या होता है दोस्तों, इसको एक अन्य नाम SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी भी कहा जाता है और इसका प्रभाव ये होता है कि जन्म के समय से ही शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी, अंतः संक्रामक रोगों के प्रति असंवेदनशीलता होती है और ये बबल बेबी डिजीज होता है। इसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है तो देखिए दोस्तों, बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा के लिए कीटाणु रहित यानी जर्मलेस प्लास्टिक के बुलबुलों में उपचार के कारण इसको बबल बेबी सिंड्रोम या बबल बेबी रोग कहा जाता है। और इसको देखिए, आपसे पहले हमने चर्चा की कि SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहा जाता है और इसको एलिम्फोसाइटोसिस भी कहा जाता है। और देखिए इसमें ग्लेंजमान रिनकर सिंड्रोम जो है इसको कहा जाता है GRS यानी ग्लेंजमान रिनकर सिंड्रोम भी। आनुवांशिक रोगों के बाद आइए देख लेते हैं प्रमुख हीनताजन्य, असंक्रामक और अन्य रोगों के बारे में। हीनताजन्य या अभावजन्य रोग क्या होते हैं तो दोस्तों, खनिज, विटामिन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों को हीनताजन्य रोग कहा जाता है। जब हमारे पोषक तत्व में खनिज तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की कमी होती है तो इससे भी कई प्रकार के कुपोषण और हीनताजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक व्याधि कैंसर है। देखिए दोस्तों, इसमें कैंसर जो है ओंकोजीन, कैंसर में ओंकोजीन जो होता है ये कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है और सबसे पहली पहचान SRC के रूप में 1970 में की गई थी और सबसे पहले रास सरकोमा वायरस मुर्गियों में खोजा गया था। दोस्तों इसका कारण क्या है तो कैंसर का कारण कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण असंगठित ऊतक वृद्धि होती है और अपरूपांतरण जो होता है, मेटास्टेसिस जो होता है, वो कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना होता है। और दोस्तों कैंसर की जो स्टेज होती हैं वो 3 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज में शरीर के एक हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं होती हैं। दूसरे स्टेज में कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाना और तीसरा स्टेज सबसे भयावह और खतरनाक होता है, लिम्फ नोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचना, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। और कैंसर के उपचार के लिए दोस्तों रेडियो फास्फोरस जिको P32, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त भी होता है, आर्सेनिक 74। इसके अलावा गोल्ड 198, इंटरफेरान अल्फा 2A गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था कैंसर के बारे में विशेष जानकारी। आइए देखते हैं दोस्तों गठिया रोग या आर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये गांठों में या शरीर के जोड़ों में जो है ये दर्द करता है और शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड के जमाव से गठिया रोग होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है और बढ़ती उम्र में गठिया होने की संभावना अधिक होती है।
एक है ड्राप्सी रोग और इसके बारे में हम सुनते भी हैं दोस्तों। ड्राप्सी रोग क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ड्राप्सी रोग है ये सरसों के तेल में मिलावट के द्वारा जो है ये होता है। और सरसों के तेल में आर्जीमोन का तेल मिला दिया जाता है, तो इसको सेवन करने वाले व्यक्तियों में ड्राप्सी रोग की संभावना बढ़ जाती है। सरसों तेल के साइनाइड अंश जो होते हैं और उजला करने वाली मिलावट से ड्राप्सी रोग उत्पन्न होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज या मृदु ऊतक होते हैं उसमें अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन हो जाता है और इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है। एक अन्य रोग है दोस्तों एंथोफोबिया। क्या है एंथोफोबिया? मानसिक रुग्णता के कारण असंगत और काल्पनिक भय, इसको एंथोफोबिया कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द एंथास से होती है, जिसको फ्लावर और फोबास यानी फीवर कहते हैं, यानी फियर यानी फूलों से डर। तो दोस्तों पुष्पों और पुष्पों के भागों, पंखुड़ियों आदि से भय उत्पन्न होना, इसको कौन सी व्याधि? एंथोफोबिया कहते हैं। अब आइए देखते हैं वातोन्माद या हिस्टीरिया। ये क्या है दोस्तों? हिस्टीरिया जो है ये तंत्रिका संबंधी रोग होता है। इसका लक्षण घबराहट, बेचैनी और बेहोशी होती है। और प्रभावित रोगी कैसे होते हैं? तो सामान्यतः जवान और अविवाहित महिलाएं हिस्टीरिया की रोगी होती हैं। दोस्तों शादी के बाद रोग के स्वतः ठीक होने की प्रवृत्ति होती है। अब आइए सिलिकोसिस रोग के बारे में जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक व्याधि है दोस्तों। धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में जाना, ये सिलिकोसिस रोग जो है, सिलिकोसिस रोग ये दोस्तों धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना सिलिकोसिस का कारण है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और सिलिकोसिस रोग से प्रभावित रोगी किस प्रकार के हैं? तो निर्माण और खनन क्षेत्र में लगे हुए मजदूर, जहां पर दोस्तों देखिए धूल, धुआं और सिलिकॉन आदि का जो है उड़ता है और उनको वो सांस के माध्यम से शरीर में जाते हैं और ऐसे रोगी सिलिकोसिस से प्रभावित होते हैं। एक व्याधि है दोस्तों इटाई इटाई, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम की अधिक मात्रा के जो है शरीर में पहुंच जाने से होता है। इटाई इटाई रोग, इसकी सबसे पहले खोज जापान के टोयामा प्रांत में हुई थी और रीढ़ की हड्डी और शरीर के जोड़ इससे प्रभावित होते हैं, जिसमें जोड़ों में असहनीय दर्द और पीड़ा होती है। तो याद रखिएगा इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिक मात्रा के शरीर में जाने से होता है। एक रोग है दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा, इसके बारे में जानते हैं। तो ये मनोविकार होता है इसका कारण, और लक्षण ये है कि कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना और थोड़े थोड़े समय पर खाते रहना, ये बुलिमिया नर्वोसा का लक्षण है। इसका प्रभाव ये होता है कि वजन में वृद्धि हो जाती है और बहुत जल्दी ऐसे रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम या BBS क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें शरीर में जो है नीलापन आ जाता है और इसको मिथेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया। और इसका कारण ये है कि पेयजल में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है दोस्तों, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इसका प्रभाव ये होता है कि नाइट्राइट द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन बनाना, और जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। और इस रोग से प्रभावित रोगी कौन से होते हैं? दोस्तों इस रोग से जो प्रभावित रोगी होते हैं वो सामान्यतः नवजात शिशु होते हैं और इसमें शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है, श्लेष्मा झिल्ली नीली पड़ जाती है और इससे बालक का या नवजात शिशु का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 13वां भाग, जिसमें हमने कंटिन्यू किया प्रमुख मानव रोग, जिसके अंतर्गत हमने वंशानुगत रोग, हीनताजन्य रोग और कुछ हानिकारक तत्वों के कारण होने वाले रोगों के बारे में हमने चर्चा किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।